मुझे क्या बोलना है क्या कुछ भी कर रहा है, यही बटन है बस, और कुछ नहीं है गाड़ी में। कितना बेयर मिनिमम गाड़ी सोचो, कुछ नहीं है पीछे। जरूरत की चीज है जो ये क्लास एग्जैक्टली रियर वाइपर वॉशर मिल रहा है, बेसिक एसी मिल रहा है, सिस्टम ऑडियो सिस्टम मिल रहा है। पर मुझे याद है हम लोग पीछे बहुत लोग बैठते थे, इसमें जगह कम लगी मुझे भी। तुम लोग तीनों को कितना कंफर्टेबल लग रहा है? मैं तो जरा भी इधर बैठ के बहुत सामने ऑनेस्टली मैं और जरा सोच भी मेरे पास है बैग है, मेरे पास है, इन लोग के पास कुछ। अच्छा दो यार चलो 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 चलो। तीन स्क्रीन्स वाली हाई टेक गाड़ियां और ईवीज महिंद्रा के पास है, और वहीं दूसरी ओर सुंदर, टिकाऊ और सादी सी महिंद्रा बोलेरो भी बिक रही है। और ये कहना कि केवल ये बिक रही है इसके लिए जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि भारतीय सड़कों पर इसकी बड़ी तादाद आपको देखने को मिल सकती है। 14 लाख, जी हाँ 14 लाख से भी ज्यादा महिंद्रा बोलेरो अब तक बिक चुकी हैं। और ऐसा क्यों है कि आज भी लोग इस सादी सी, टिकाऊ सी गाड़ी को पसंद करते हैं, जानेंगे हम इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता कार वाले हिंदी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूं, जहां हम पड़ताल करने वाले हैं महिंद्रा बोलेरो की पॉपुलैरिटी के बारे में। आजकल की मोनोकॉक एसयूवीज की जगह ये लेदर फ्रेम एसयूवी खराब सड़कों पर विद हैवी लोड काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और यही वजह है कि ये फैमिली कार के साथ साथ आपको टियर 2, टियर 3 सिटी में खेतीबाड़ी के काम के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, इनफैक्ट टैक्सी की तरह भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही आप इसे देखेंगे कि सरकारी कामों में भी बोलेरो का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। लोड कैरी करने के लिए भी इस गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके परफॉर्मेंस, इसकी प्रैक्टिकलिटी और इसकी यूजिबिलिटी की वजह से। और बात करें अगर रोड प्रेजेंस की, तो मुंबई की सड़कों पर जब हम इसे टेस्ट कर रहे थे, इसे ले जा रहे थे, तो कई लोगों ने इसे रुकाकर हमसे पूछा कि क्या ये नई बोलेरो है। तो ये अटेंशन ग्रैब करने में भी काफ़ी ज़्यादा माहिर है। साथ ही दूसरी वजह है इसका अटेंशन ग्रैब करने का, इसका कलर, ब्लैक कलर। जी हाँ, लोगों को ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है और लोग अपनी बोलेरो को ब्लैक करवा भी लेते थे, बाहर से पेंट करवा लेते थे। तो महिंद्रा ने कहा क्यों ना हम आपको ये ऑप्शन फैक्ट्री से ही देना शुरू कर दें। तो ये एक और बड़ी वजह है कि ये रोड पर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। हमने कहा है कि ये बेसिक कार है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कुछ भी फीचर नहीं मिलता। काम के वो सारे फीचर मिलते हैं जो आपके ड्राइव एक्सपीरियंस को स्मूथ रखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्राइवर्स डिस्प्ले की, जो आपको सेमी डिजिटल मिल जाता है। वहीं अगर बात करें इंफोटेनमेंट स्क्रीन की, तो टॉप वेरिएंट में आपको 7 इंच का एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है, जिसके साथ आपको 2 USB पोर्ट और एक C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। सारे कंट्रोल्स आपको मैनुअल दिए गए हैं। साथ ही बड़ा बॉटल, 1 लीटर का बड़ा बॉटल रखने के लिए दोनों डोर पॉकेट्स पर अच्छी खासी जगह मिल जाती है। बीच में आपको कप होल्डर्स, 2 कप होल्डर्स या छोटे बॉटल रखने के लिए भी जगह मिल जाती है। जगह के लिहाज से आपको आगे ठीक ठाक सामान रखने के लिए जगह मिल जाती है। सेकेंड रो की बात करें तो इसमें आसानी से 3 लोग बैठ सकते हैं। इसकी प्रैक्टिकलिटी का आपको हम इंसर्ट दिखा देंगे या वीडियो में ये भी बताएंगे कि 3 लोगों के लिए कितनी कंफर्टेबल है। आपको 2 लोगों के लिए तो हेडरेस्ट मिल जाता है, 3rd पैसेंजर के लिए नहीं मिलता है। साथ ही आपको एक आर्मरेस्ट मिलता है और सामान रखने के लिए आपको डोर पर कोई बॉटल होल्डर या कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन फ्रंट सीट के पीछे ये पॉकेट्स में आप छोटे मोटे सामान रख सकते हैं। तो ओवरऑल इस प्राइस पॉइंट के लिए ये काफ़ी प्रैक्टिकल तो है। ये व्यू देखकर आपको थोड़ा तो नॉस्टैल्जिक फील हो रहा होगा, क्योंकि आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो बोलेरो में कुछ इस तरह से सफ़र कर चुके होंगे इसकी 3rd रो में। तो स्पेस की बात करें तो 2 लोग आसानी से इसमें बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आपकी हाइट 5.7, 5.8 से ज़्यादा है तो आपके लिए थोड़ा इसमें एडजस्ट करना मुश्किल हो सकता है। वहीं बात करें अगर सामान रखने की जगह के लिए, तो ये दोनों सीट्स को फोल्ड करने के बाद आपके पास एक बड़ा सूटकेस और एक छोटा सूटकेस रखने के लिए जगह बन जाती है। उसके अलावा कोई और फीचर या चीज़ आपको यहाँ देखने नहीं मिलेगी। बेसिक बैठ के सफ़र करने के लिए ये 3rd रो बनी हुई है।
चलिए देख लेते हैं कि सेकंड रो के लिए कितनी कंफर्टेबल है। तो हमारे साथ जय, देव और ऋषभ जुड़ गए हैं और उनसे जानते हैं कि क्या ये राइड क्वालिटी उन्हें बेटर लग रही है जैसा हमने वीडियो में बताया था, या फिर वो कोई और गाड़ी चूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं जय से जानना चाहूँगी कि क्या आप पहले भी बोलेरो में बैठ चुके हैं? यस, मैं पहले बोलेरो में बैठ चुका। इनफैक्ट मेरे एक फ्रेंड के पास बोलेरो है, सो वी हैव डन अ लॉट ऑफ ट्रिप्स इन दैट कार एंड हमने हमेशा उस बोलेरो में एक फुल लोड के साथ ट्रैवल किया है विद 5 पीपल इन द कार एंड अ लॉट ऑफ लगेज। बट आई वुड से वन थिंग, व्हेन द कार इज़ फुल्ली लोडेड तब जो है वो राइड काफ़ी ज़्यादा आई कैन से बेरेबल है। बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बट बेरेबल है, बिकॉज जो आप ये मूवमेंट्स देख पा रहे होंगे वो इतनी मूवमेंट्स जब फुल लोड होता है तब नहीं होती है। सेकेंडली स्पेस, मैं यहाँ पे बैठा हूँ मिडिल सीट में बिटवीन देव एंड ऋषभ। इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे शोल्डर्स जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दोनों से टच्ड है। इवन देयर हैंड्स आर नॉट वेरी कंफर्टेबल। सो ज़्यादा स्पेस तो नहीं है एंड इवन इन टर्म्स ऑफ फीचर्स यहाँ पे मैं रियर एसी वेंट्स मिस कर रहा हूँ जो ऑलमोस्ट इस सेगमेंट में सभी कार्स में आ जाती है। कूलिंग उतना इफेक्टिव है स्पेशली मुंबई की इस हीट में, सो दैट इज़ वन थिंग। एंड प्रैक्टिकलिटी के लिए भी मेरे पास यहाँ पे कोई डेडिकेटेड पॉकेट्स नहीं है जहाँ पे अपना मैं फ़ोन या वॉलेट या इवन वाटर बॉटल रख पाऊँ। सो स्पेस इज़ ओके, इवन प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से इतना अच्छा नहीं है, बट येस इट्स समथिंग अगर आपको शॉर्ट कम्यूट्स करना है तो डूएबल है। चलिए ऋषभ से जानते हैं कि उनको कैसी लगी। तो जैसे मैं कह रहा था, स्पेस वैसे ठीक ठाक है। आगे सोनम और हाजी बैठे, उनमें काफ़ी हाइट डिफरेंस है। तो जब सोनम गाड़ी चला रही तो उस हिसाब से नी रूम अच्छा है, लेकिन अगर हाजी बैठेंगे तो फिर देयर इज़ नो नी रूम एट ऑल, सो टू स्पीक। ना के बराबर नी रूम है, तो नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर नी रूम। हेड रूम ठीक है, शोल्डर रूम फिर भी ठीक है, लेकिन आई थिंक 3 लोगों के लिए शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ठीक है, बट नॉट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। तो जो हमारे साथ देव बैठे हुए हैं उनसे जानते हैं कि देव, क्या आप लॉन्ग जर्नी में बोलेरो में कंफर्टेबल रहेंगे? ऑनेस्टली बोलूँ तो लॉन्ग जर्नी में कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि अभी ही हम 3 लोग बैठे हैं, काफ़ी क्रैम्प्ड है एंड आई थिंक कि हाफ एन आवर के बाद ही थोड़ा इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे बैठने में। दैट्स ऑल। ठीक है। सो ये वो जनरेशन है जिन्होंने कभी बोलेरो में लंबा सफ़र नहीं किया है। वीडियो में हमने आपको बताया कि प्रैक्टिकलिटी के मामले में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि लोग इसमें कंफर्ट के लिए नहीं बल्कि ए पॉइंट टू बी पॉइंट जर्नी करने के लिए सिर्फ इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ऋषभ के जो पॉइंट्स थे कि इसमें फीचर्स नहीं है या सेफ्टी के मामले में, ये सारे पॉइंट्स वो कंसिडर ही नहीं कर रहे। ये सिर्फ उनके लिए एक ज़रिया है सामान ढोने के लिए, ह्यूमन बींग्स को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए या खेती बाड़ी में इस्तेमाल करने के लिए। तो आगे जानते हैं कि इसके और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसे आज भी पॉपुलर बनाए हुए हैं। और इसी के साथ हम अपने दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, जो है लो मेंटेनेंस एंड लो रनिंग कॉस्ट। लो रनिंग कॉस्ट के बारे में हमने बात कर ली, और मेंटेनेंस की अगर बात करें तो इसकी जो सिंप्लिसिटी है, सहजता है, वही इसकी यूएसपी है, क्योंकि इसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल किया गया है, तो इसके फेल होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। और इतनी बड़ी तादाद में ये गाड़ी बिक चुकी है कि मुझे पूरा यकीन है कि देश भर के कई सारे मैकेनिक्स ने इस पर काम किया होगा, इसे रिपेयर या फिर इसका मेंटेनेंस किया होगा। तो इसके लिए रोड साइड असिस्टेंस मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। साथ ही अगर कोई दिक्कत आती है या फिर आप ईयरली मेंटेनेंस के लिए भी जाना चाहते हैं, तो आपके आसपास टियर 2, टियर 3 सिटी में भी आसानी से आपको मैकेनिक इसके लिए काम करने के लिए मिल जाता है। और तीसरा इसका प्लस पॉइंट है इसकी तगड़ी रीसेल वैल्यू। यानी ग्राहकों को इस पर पूरा भरोसा है कि जब वो बाजार में अपनी बोलेरो को बेचने जाएंगे तो उसकी अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। एक बड़ी वजह ये भी है कि छोटे छोटे शहरों में आप देखोगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन करके इसका इस्तेमाल टैक्सी की तरह या सामान ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बार बोलेरो को आप रियल में यूज़ कर लेंगे तो उसके बाद भी अगर आप इसे बेचना चाहते हैं तो आसानी से अच्छी खासी कीमत आपको मिल जाती है। साल 2000 में ये बाज़ार में आई हुई थी, और उसके बाद भी आज भी अगर आप सड़कों पर देखेंगे तो इसकी फर्स्ट जनरेशन आपको देखने को मिल जाएगी। अगला जो पॉइंट है वो है इसके ड्राइव एक्सपीरियंस के बारे में, जो अव्वल दर्जे का है।
इसमें आपको 1.5 लीटर डीजल इंजन जो पहले मिलता था वो सेम इंजन मिल जाएगा, जो कि 71 या 75 bhp का पावर और 210 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। आई नो पावर सुनने में थोड़ा सा कम लग सकता है आपको, इतनी बड़ी गाड़ी के लिए आपको लग सकता है कि कैसे इतने से पावर से काम चलेगा, लेकिन इसकी जो ज़बरदस्त पॉइंट है वो है इसका टॉर्क। और ऑनेस्टली पिछले कुछ दिनों से मैं इसे ड्राइव कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी पावर की कमी महसूस नहीं हुई है। इट्स सफिशेंट आपके सिटी या आपके ख़राब रास्तों के लिए, आप छोटे मोटे ड्राइव्स पे ऐसे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्पीड नहीं करना, तो उसके लिए ये काफ़ी सफिशेंट है और अच्छा खासा पावर आपको इसमें मिल जाता है। दूसरा पॉइंट जो है वो है इसके ड्राइविंग पोजीशन की तारीफ़ करनी होगी, क्योंकि इसमें आपको ना स्टीयरिंग पे किसी भी टाइप का टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है, और ना ही सीट को एडजस्ट करने के लिए आपको आगे पीछे आप कर सकते हैं, ये एंगल रिक्लाइन कर सकते हैं बैक रेस्ट का। बाकी हाइट एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलता। मेरी हाइट 5.1 है और फिर भी मुझे काफ़ी अच्छी ड्राइविंग पोजीशन इसमें मिली हुई है, काफ़ी कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन मिली हुई है, और इसकी कई सारी वजह हैं। तो सबसे पहले मैं विंडस्क्रीन की बात करना चाहूँगी कि काफ़ी अपराइट विंडस्क्रीन है, इसका बड़ा है, तो इससे अच्छा खासा विजिबिलिटी मुझे मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे तो ए पिलर जो है इसका वो काफ़ी थिन है, तो उससे भी हमारी विजिबिलिटी काफ़ी बेहतर हो जाती है पहले के मुकाबले। सारे विंडोज़ आपको इतने बड़े और अच्छे मिलते हैं, जिसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी बहुत उम्दा तरीके की होती है। प्लस जो ड्राइविंग पोजीशन है वो इतनी कमांडिंग है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आती है रोड पर दूर दराज तक देखने में। इनफैक्ट इसके ORVM आपको हाथ से एडजस्ट करने पड़ते हैं, अंदर से भी एडजस्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी बड़े हैं, तो आपको इससे भी कोई शिकायत नहीं होगी। अब बात करें इसके राइड क्वालिटी की, स्पेशली अगर आप सेकेंड रो में बैठते हैं, तो मैंने वहाँ भी बैठकर एक्सपीरियंस किया, तो थोड़ी सी बाउंसी ज़रूर महसूस होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन है, इसमें पुराना सेटअप है काफ़ी, लेकिन ये सस्पेंशन सेटअप और ये ओवरऑल लेदर फ्रेम होने की वजह से आपको फ़ायदा ये होता है कि आप ख़राब सड़कों पर जब होंगे, स्पेशली अगर आप लोडेड कार चला रहे हैं ये पूरी तरह से भरी हुई, तब आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा इस पर, तब भी आपकी राइड क्वालिटी अच्छी होगी। हाँ, सिटी में थोड़ी बाउंसी आपको महसूस हो सकती है, स्पेशली अगर ये गाड़ी आप खाली चला रहे हैं तब भी आपको दिक्कत महसूस हो सकती है, लेकिन अगर आप लोड के साथ, सामान के साथ, लोगों के साथ इसमें ट्रैवल कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई ख़ास दिक्कत महसूस होने वाली है। एक और चीज़ जो हम मेंशन करना चाहेंगे वो है इसका NVH लेवल, जो काबिले तारीफ़ है। सरप्राइजिंगली वो काफ़ी अच्छा है और आपको बाहर की आवाज़, रोड नॉइज़ कुछ भी ज़्यादा सुनाई नहीं देती है। इस प्राइस पॉइंट के लिए हमें ये चीज़ मेंशन करने जैसी लगी इसके ड्राइव एक्सपीरियंस के बारे में। और अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि ये प्रैक्टिकल यूज़र्स और यूटिलिटी बायर्स के लिए है। ये इंडियन रोड्स के लिए, इंडियन बायर्स के लिए एक सर्वाइवल मशीन है। लेकिन अगर आप शहरी बाबू या बेबी हैं जिन्हें स्क्रीन्स चाहिए, जिन्हें फीचर्स चाहिए और साथ ही बोलेरो का ये धाकड़ लुक, रगेडनेस, रोड प्रेजेंस भी चाहिए, तो आपके लिए महिंद्रा ने बोलेरो नियो को भी लॉन्च किया है, जो आपको केवल 1 से 1.5 लाख रुपए ज़्यादा देने पर मिल जाएगी। तो अगर आप फीचर लोडेड बोलेरो चाहते हैं तो आप बोलेरो नियो की ओर जा सकते हैं, और अगर आप टियर 2, टियर 3 सिटी में प्रैक्टिकलिटी, यूजिबिलिटी के लिए इसे खरीदना चाहते हैं तो ये महिंद्रा बोलेरो आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन सकती है। जहां अर्बन मॉडर्न खरीदार सनरूफ, एडास और बड़े स्क्रीन देख रहे हैं, वहीं बोलेरो को पसंद करने वाले लोग इन 6 चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। वो है ड्यूरेबिलिटी, लो रनिंग कॉस्ट, रफ रोड कैपेबिलिटी, ईजी रिपेयर्स, लोड कैरिंग और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी। अगर इसके अलावा भी महिंद्रा बोलेरो से जुड़े आपके कोई और सवाल है तो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर बोलेरो से जुड़े आपके कोई और सवाल है तो वो भी कमेंट में लिख भेजिए, हम उनका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।